अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक कौम को खिताब करते हुए उन्होंने एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने मैसेज दिया कि इतवार के दिन पूरे पाकिस्तान में उन्होंने एहतजाज की एक कॉल दे दी, जिसका बैकग्राउंड ये है कि गुज़श्ता शब रात के 12 बजे हुकूमत ने तीसरी दफ़ा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत जो पहले ही तकरीबन 210 रुपये के करीब थी, वो बढ़ के 234 रुपये पर लीटर हो गई है और यूँ तकरीबन 1000 रुपये पर गैलन हो गई है, क्योंकि एक गैलन में 4.5 लीटर होते हैं। डीजल की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हुआ, डीजल की कीमत 263 रुपये हो गई है और यूँ तकरीबन डीजल की कीमत 1100 रुपये पर गैलन हो गई है। इस पे एहतजाज करते हुए, इस पे प्रोटेस्ट किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी। उनका कहना ये था कि जब हमारी हुकूमत 3.5 पौने 4 बरस थी तो ये मसलसल जो महंगाई थी हम बहुत मुश्किल से उसका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ये इन्होंने हमारी हुकूमत को ये कह के हटाया कि ये हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, ये हुकूमत महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही। और अब सूरत हाल ये है कि डॉलर जो है वो 2010 रुपये का बिक रहा है मार्केट के अंदर, इसलिए उन्होंने एहतजाज की एक कॉल दी। इस हवाले से हम बात भी करेंगे और ख़ास करके कीमतों का बढ़ना और पाकिस्तान का जो माशी बहरान है इसका हल क्या हो सकता है। अभी तक पाकिस्तान के ना तो कन्फर्म हुआ कि चीन ने पैसे रोल ओवर किए हैं कि नहीं किए, ना ही IMF का प्रोग्राम के बारे में कोई यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकी है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक हबीब साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इससे पहले पिछली हुकूमत में स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे कैसर अहमद शेख साहब, आज के प्रोग्राम की निस्बत से PMLN के रहनुमा भी हैं, चेयरमैन स्पेशल कमेटी हैं नेशनल असम्बली के फाइनेंस में, कराची से इलेक्टेड मेंबर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। डॉक्टर खाखान हसन नजीब साहब जो हैं वो एक वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र भी हैं, एडवाइज़र रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पाकिस्तान में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब से, जो चेयरमैन हैं सुन्नी तहत काउंसिल के, उनसे भी हम बात करेंगे समझने के लिए कि जो बाई इलेक्शंस का माहौल बन रहा है वो पाकिस्तान की सूरत हाल से किस तरह से इफेक्ट होगा अक्रॉस द पंजाब। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ आ चुके हैं। जी शेख साहब, कैसे आप इसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी हुकूमत जो लाई गई थी पाकिस्तान के लोगों को माशी रिलीफ देने के लिए, जैसे आपसे थोड़ी देर पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह कहा कि पहली दफ़ा है कि हुकूमत जो है उसे करप्शन पर नहीं हटाया गया, उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए हटाया गया कि ये माशी तौर पर इनकॉम्पिटेंट थी। और अब गुज़श्ता 2 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, 2.25 माह में आपकी हुकूमत जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस पे कोई काबू नहीं पा रही। उसमें बुनियादी सवाल ये उठ गया है कि आप लोग आए ही नहीं थे इकनॉमिक किसी एजेंडा के साथ। आप आए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करने के लिए, आप आए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट को ख़त्म करने के लिए, आप आए थे नैब के कवानीन को तब्दील करने के लिए, आपकी पार्टीज़ आई थी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए, और इसी चीज़ को आप लोग समझते हैं कि हकीकत है। जी, आपने ये बताया। देखिए, जो 4 साल में, पौने 4 साल में जो इमरान खान की इनकम्पिटेंट हुकूमत और PTI की जो हुकूमत थी, उसके बाद ये ज़रूरी था कि इस हुकूमत को हटाया जाए। और वैसे ही कानूनी तौर पे हटी है। देखिए ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जो कि बिल्कुल आईनी और कानूनी है। अब ये आपका कहना कि हम इसलिए आए थे, बिल्कुल आप इसमें कोई शक नहीं कि ये भी वजूहत थी। हम इलेक्शन की रिफॉर्म्स करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि नैब के कवानीन में सही तरीके से तब्दीली हो, ताकि खामखा लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जो लोग शाही हो रहे हैं सारा कारोबार करने में, उनका डर और खौफ ख़त्म हो। इसके अलावा हम ये भी चाह रहे थे कि ये जो बिल्कुल डाउन टर्न था इकानमी का, वो बेहतर हो सके। जो डेफिसिट हो गया था तकरीबन 5600 अरब रुपए सालाना का ये खसारा हो रहा था बजट में, और उसके बाद $39 बिलियन सिर्फ 10 महीने में जो करंट यानी ट्रेड डेफिसिट हो गया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी तक हमसे वो डाउन टर्न ठीक नहीं हुआ। हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और जो बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन ये बात भी सही है, अभी तक हम सिर्फ 2-2.5 महीने हुए हुकूमत को आए हुए, 2 महीने हुए तकरीबन कैबिनेट को बने हुए, तो उसके बाद भी अभी तक डाउन टर्न ख़त्म नहीं हुआ। बदस्तूर और मुसलसल डॉलर नीचे जा रहा है 189 पे। इन्होंने तो देखिए ना, जो महंगाई की है, हमने छोड़ा था 115-16 पे, इन्होंने उसको 189 तक पहुँचाया। लेकिन उसके बावजूद हमसे भी अभी तक आज 207-8 का डॉलर था, तो काफ़ी 18-19 रुपए डॉलर बढ़ा है जब से हमारी हुकूमत आई है।
उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह डाउन हो रहा है और फिर हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं क्योंकि ये पहले मुआहदे करके गए थे IMF से और हमको हर सूरत में उसको निभाना था। अगर उसको निभाते नहीं तो अभी तक IMF तो सामने आ नहीं रही, अभी भी उनकी शराइत इतनी सख्त हैं और फर्दर इसमें काफ़ी हमें उनकी शराइत को मीट करना पड़ेगा। तो मुश्किलात हो रही हैं आवाम को। तो शेख साहब इन्हीं तमाम सूरत हाल को, जिसका आप खुद इशारा कर रहे हैं, इसी तमाम सूरत हाल को देख के हर आदमी ज़ीशोर यही सोचता है कि जब आपको अगर ये पता था कि पाकिस्तान के माशी हालात इतने दगरदू हैं, पाकिस्तान ICU में, तो आपने फिर इंटरवेंशन की क्यों? आपने हुकूमत गिराई क्यों? आप लोगों ने हुकूमत ली क्यों? जबकि एक फ्रेजाइल रिकवरी नजर आ रही थी, आपने क्यों घुस गए हुकूमत में? आपका देखिए बार बार यही सवाल किया जा रहा है और आपका वैलिड क्वेश्चन है कि लोग ये हमसे पूछ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप बताइए, जब हम देख रहे हों कि और अगर इनके पास कुछ अरसा हुकूमत रहती तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो जाता। इन्होंने जो गलती की, बहुत बड़ी गलती की कि जाके वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ से समझौता और मुआहदा किया IMF से, और वो उसको बल्कि बढ़ाने के डीजल और पेट्रोल की प्राइस को कम कर दिया। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमसे भी अभी तक संभली नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब हम वाज़े तौर पे देख रहे थे कि ये जो अगर बदस्तूर और 1.25 साल रहते तो फिर तो कोई हल ही नहीं निकलता। आज हम हल निकालने की कोशिश। चलो मेरे साथ रुकिए जरा, मैं यही क्वेश्चन लेके मैं आता हूँ। फरूख हबीब साहब, वो तो ये कह रहे हैं, आपने सुना शेख साहब को, शेख साहब जो हैं वो चेयरमैन है स्पेशल कमेटी के ऑफ फाइनेंस, वो ये समझते हैं कि इकोनॉमी डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी और इकोनॉमी को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये लोग आए। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इक्तिसादी सर्वे आया है, वो इक्तिसादी सर्वे तो इन्होंने जारी किया ना। वो इक्तिसादी सर्वे ये बता रहा है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। 5 साल इनकी हुकूमत थी, 2013 से 2018। बता दें इन्होंने एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा किया था? 0 इजाफा था इनके दौर के अंदर पाकिस्तान की बरामदात में। हमने 27% इजाफा किया। जब हमें मिली 24 अरब डॉलर थी। आज इनके अपने नंबर हैं जो इन्होंने जारी किए हैं, 31-32 अरब डॉलर सिर्फ आपकी गुड्स की एक्सपोर्ट्स होंगी। 18 अरब डॉलर पे हमें तरसीलात ज़र मिला था, जो हमने बढ़ा के 33 अरब डॉलर के ऊपर ले गए हैं। तो नेट डॉलर इनफ्लो जो कि कर्ज़ों के अलावा पाकिस्तान आ रहा था, इस साल आया है, वो तकरीबन 63-64 अरब डॉलर है, जो इनके दौर में 2018 में 42 अरब डॉलर आया था। उसके अलावा आप देखें कि जो हमारी ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन की, हमें 3840 अरब पे ये छोड़ के गए थे, हम 6200 पे इनको दे के गए हैं। और उसके अलावा हमने सेल्स टैक्स के अंदर उसकी शरह में इजाफा नहीं किया। उन्होंने 16 से 17% भी किया था, हमने नहीं किया। इनके आखिरी साल के अंदर टैक्स एमेंसिटी भी शामिल थी। इसके अलावा आप देखें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% के ऊपर, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जो बैकबोन है हमारे मुल्क की, कि उनकी किसान को इजाफी 2000 से 2500 अरब रुपया इजाफी जेब में गया। चाहे वो गन्ने का किसान हो, चिन्योट से मुंतखब हुए हुए हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, इनके इलाके में 2 शुगर मिल हैं, मदीना शुगर मिल भी वहीं पे है, रमज़ान शुगर मिल भी वहीं पे है। इनके एरिया में किसान है, उनसे पूछ लें कि पहले 180 रुपये कीमत होती थी, उसको 120 रुपये नहीं मिलते थे उसको, आज उसको 300-350 रुपया उसको मिला है। आप चावल के किसान, मकई के किसान, गंदम के किसान, उनकी आमदन में हमने इजाफा किया है। हमारी जो GDP है उसके हुजम के अंदर इजाफा हुआ है, लोगों की पर कैपिटा आमदन के अंदर इजाफा हुआ है। ये नंबर्स बता रहे हैं। उन नंबर्स के अलावा फिर आप मुझे बता दें कि अगर मैशत की इतनी बुरी हालत थी तो फिर ये नंबर्स मुख्तलिफ होने चाहिए थे। कोविड के बावजूद 2 साल मुसलसल तकरीबन 6% आपकी ग्रोथ आ रही है। मामला क्या था? मामला ये था कि इन्होंने गुलामी कबूल की, आज़ाद खारजा पॉलिसी, जिसके तहत हम सस्ता तेल रशिया से लेने जा रहे थे। मैं आज आपको ये दावे से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये साजिश कामयाब ना हुई होती, अदम एतमाद ना आया होता, आज कौम को रशिया का सस्ता तेल मिल रहा होता। भारत सस्ता तेल ले रहा है ना, 3.5 करोड़ बैरल सस्ता तेल ले चुका है वहां से। श्रीलंका ले रहा है, बांग्लादेश ले रहा है, दुनिया के और ममालिक ले रहे हैं, उनको डॉलर्स की जरूरत है। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ ने कोई कोशिश की सदर पुतिन को कॉल करने के लिए? हाँ। बिलावल ने कोशिश की उनके रशिया के वज़ीर ख़ारजा को कॉल करने के लिए? हाँ। ये वो लम्हा फिक्रिया है कि इनकी सिमत ठीक नहीं है, इनकी डायरेक्शन नहीं है, सोच नहीं है, फोकस नहीं है। हाथ बंधे हुए इनका फोकस जो है वो NRO 2 पे है। हाँ, डॉक्टर खाकान नजीब का मुझसे अब राब्ता हो चुका है। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी आपसे बात करना चाह रहा था, आप पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइजर रह चुके हैं। 2 किस्म के क्वेश्चन है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इसलिए वो लोग हुकूमत में आए अप्रैल में क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ से आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान एक फ्रेजाइल
और कमज़ोर किस्म की रिकवरी कर रहा था, उसकी ग्रोथ बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा था, उसकी एग्रीकल्चर बढ़ रही थी। इस मौके पे एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन सिस्टम अफोर्ड नहीं करता था और उस पॉलिटिकल ट्रांजिशन की वजह से इकोनॉमी को अब झटका लगा है। आपका क्या इस पे इस्तदलाल है, रिएक्शन क्या है आपका? हाउ डू यू एनालाइज दैट? डॉक्टर मोई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जब बजट प्रेजेंट हुआ 2022 का पिछले साल में, तो एक एक्सपेंशनरी बजट दिया गया। आइडिया ये था कि इकोनॉमी कोविड के बाद खोली जाए और उसको आगे लेके चला जाए। आई थिंक लार्जली करेक्ट था, ये अच्छी बात है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक के साथ कोऑर्डिनेट किया गया और टर्फ स्कीम 1% पे लोन दिए गए ताकि और इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। नॉट बैड, दो उसमें एक इशू ज़रूर था कि वो सारा कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या एलीट की तरफ ही जा रहा था, किसी एसएमई या एमएसएमई को कर्जा नहीं मिल रहा था। चलें, वील गो विद दैट। सो इकोनॉमी एक्सपैंड करना शुरू की, दुरुस्त। उसके साथ साथ ये होना शुरू हुआ कि आपको दो चीज़ें बड़ी अयां हो गई थी अक्टूबर नवंबर तक, एंड वी वर टेलिंग द गवर्नमेंट दैट आपका करंट अकाउंट का खसारा जो आप 3 से 5 बिलियन डॉलर समझते थे, वो 16 से 18 बिलियन डॉलर पे जा रहा है। इकोनॉमी की कूलिंग ऑफ इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए। इवन अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स भी पढ़ें तो रिपोर्ट्स में ये ज़रूर लिखा था, आई डोंट नो व्हाट वाज बीइंग कन्वेड बाय द स्टेट बैंक। कुछ कूलिंग ऑफ शुरू हुई, बट वो कूलिंग ऑफ इनफ नहीं थी। कूलिंग ऑफ के लिए क्या करना था? जी, कूलिंग ऑफ के लिए 2-3 चीज़ें करनी थी। एक तो ये था कि आपको थोड़ी मॉनेटरी टाइटनिंग करनी थी। एक ये जो फिजिकल एक्सपेंशन हो रही थी, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कामयाब पाकिस्तानी देख लें, तो अगर उसको करने भी जा रहे थे तो थोड़ा सा कूलिंग ऑफ करते। सारे एक्सपेंडिचर्स जो थे उनको रोकना शुरू करते। आपने जो फिर हिट वहाँ पे शुरू हुई कि जब आपने फरवरी में एक प्राइस थी जो कि एक्सटर्नली डिटर्मिनेड थी, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्राइस हमने पास ऑन करना शुरू की। चलें, उस वक्त भी वो ठीक था कि 30 अरब की सब्सिडी थी, मार्च में वो पास ऑन करना शुरू हुई। ये कूलिंग ऑफ की जो कैलिब्रेशन है, आई थिंक अगर बेहतर हुई होती तो ये 16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा ना होता, 77 अरब डॉलर की इंपोर्ट ना होती, तो शायद मसाइल गंभीर ना होते। उसके साथ ही जैसे ट्रांजिशन शुरू हुई तो ऑब्वियसली मार्च में फोकस टूट गया, गवर्नमेंट का भी, स्टेट बैंक का भी, और रिजर्व्स जो थे वो कहीं 16 अरब डॉलर पे थे अगर मुझे सही याद हो जनवरी में, और आज हम खड़े हैं 9 अरब डॉलर पे। पाकिस्तान की ये ट्रांजिशन हुई है तकरीबन, अगर मैं छोटे से टाइम में एक्सप्लेन करना शुरू करूं, उसमें जब नई गवर्नमेंट ने भी टेक ओवर किया है तो 2 महीने 10 दिन गुजर गए हैं। अब आके वो चेंजेस शुरू हुए हैं जिनकी ज़रूरत डे 1 पे थी। दूसरा, जो दोनों हुकूमतों को, एंड प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरा दोनों में से किसी से कोई ऐसी वो नहीं है, पर दोनों के साथ अफिलिएशन है। आई हैव हैड द प्लेजर टू सर्व विद द PMLN गवर्नमेंट एंड वेरी क्लोजली विद द PTI गवर्नमेंट एज अ प्रोफेशनल। जो एक चीज़ की गलती दोनों करते चले जा रहे हैं, और मैं आज भी इनको एडवाइस करता हूँ और आपके फोरम से करता हूँ कि गो टू द IMF एज अर्ली एज यू कैन। अगर हम फरवरी में IMF का प्रोग्राम PTI रिवॉल्व कर लेती, वापस जब वॉशिंगटन में बात हो रही थी, जो भी टर्म्स हैं उस वक्त जो तय हो रही थी, तो शायद ये डेग्रेडेशन ऑफ रिजर्व्स ना होती। अगर गवर्नमेंट जब नई आई थी और ये ट्रांजिशन में फौरी तौर पे IMF का प्रोग्राम जो है इनको रिलीज नहीं कर रहा ना ट्रांशे। IMF के प्रोग्राम में तो हम हैं, वो सस्पेंड नहीं हुआ, हमने IMF से चेक किया है, लेकिन ट्रांशे रिलीज नहीं कर रहे इनको ट्रांशे रिलीज चाहिए, ग्रीन सिग्नल चाहिए, सऊदी पैसा लेने के लिए, कतर से, UAE से पैसा लेने के लिए, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट, वो रिलीज ही नहीं कर रहे ट्रांशे। इसको हम फिर समझ लेते हैं। देखें, एक तो यह कि हम फंड के प्रोग्राम में तब होते हैं कि हर क्वार्टर का जो रिव्यू है वो कंप्लीट हो रहा हो, वेरी क्लियरली, इसमें कोई दो आरा नहीं होती। बाकी जो वो प्रोग्राम है, इसका मतलब है जब क्वार्टरली रिव्यू 7th रिव्यू ड्यू है और वो पिछले 4-5 माह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, बोथ द गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड बट नॉट बीन एबल टू डू सो। उसमें IMF की भी सख्ती होगी, जियोपॉलिटिक्स का भी जिक्र होगा, हमारी अपनी टेक्निकल वीकनेस भी होगी। ये तीनों चीज़ें पुट टुगेदर आ रही हैं। उसकी वजह से रिजर्व्स पे प्रेशर है, हमारी रसाई एक्सटर्नली टूट गई है। और अब जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, जब PTI शुरू में आई थी तो व्हेन वी वर सिटिंग ऑन द टेबल, तो यही गुजारिश हुई, तो मैंने कहा फंड के पास फ़ौरन चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी अगर हम ना जाना चाहें तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप कुछ पैसे जो है फ्रेंडली कंट्रीज से लें, तो $9 बिलियन हमने पिकअप किए। सो देयर वाज अ टाइम। इस पे मजीद बात करते हैं। बड़ा अच्छा आपने इसका एक प्रोफेशनल एनालिसिस दे दिया, इस पे मजीद बात करते हैं। फारूक साहब का भी इस पे रद्द-ए-अमल लेते हैं, कैसर शेख साहब का भी लेते हैं, और वक्फे के बाद हमें साहिबजादा हामिद रजा साहब से भी बात करते हैं कि पंजाब के अंदर जो बाय इलेक्शंस हैं, जिसके बारे में बहुत सुन रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी मैसिव रिगिंग की तैयारी हो रही है, ये मामला क्या है, चूँकि ये भी इस इलेक्शन में होंगे। आफ्टर द ब्रेक।
मईशत के हवाले से हम बात करते रहेंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में बाई इलेक्शंस की एक तैयारी हो रही है उन 20 सीटों के ऊपर जहां से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 20 तहरीक इंसाफ के मनहरफ अरकान को डिस्क्वालीफाई किया है। इसके बारे में मसलसल खदशे का इजहार किया जा रहा है कि वहाँ एक बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर रिगिंग का एक बड़ा ऑर्गेनाइज मनसूबा बन रहा है। क्या कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, इस हवाले से सुन लेते। बाई इलेक्शन में जो धांधली का प्लान बना हुआ है और जो होने वाला है, ये पूरा हमारे इलेक्टरल प्रोसेस को अब डिस्क्रेडिट करने वाला है। सारी जो इदारे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, रूल ऑफ लॉ को, वो सब खतरे में अब है। मुझे स्टेज पे ज्वाइन किया है जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब ने, जो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। हामिद रजा साहब, हम देख रहे हैं, हमने तस्वीर देखी ऐसी कि बहुत सी आप समेत और भी बहुत से मजहबी जो रहनुमा हैं और सियासी जमातें हैं, जो मजहबी सियासी जमातें हैं, वो इमरान खान साहब से मिली, ज्वाइन भी आप लोग कर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जब पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रहा है, इसकी क्या वजह है कि जब सिस्टम जो है वो खान साहब तो गिर चुके हैं, क्या वजह है कि आप लोग खान साहब को ज्वाइन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं, मैं एक बात आपको वाज़ा कर दूं कि पाकिस्तान में हमेशा जो इलेक्शन है, ये दिस वे और दैट वे, विच एवर वे यू कॉल इट, इनके ऊपर हमेशा रिगिंग के न सिर्फ इल्ज़ामात रहे हैं बल्कि कुछ अरसे के बाद उनकी रिगिंग के प्रूफ्स भी आते रहे हैं, और जिसके अंदर बड़े बड़े ताकतवर लोग भी शामिल रहे हैं उस रिगिंग के अंदर। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, अगर आप कहते हैं तो मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, देखें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने वो वाहिद शख्सियत हैं इस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान के नाम के ऊपर स्टैंड लिया है, और उन्होंने कौम को बताया है कि पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना की बुनियाद पर होगी। जो मजहबी लोग हैं इनका तो डे फर्स्ट से ये मुतालबा है कि रियासत मदीना की तर्ज के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होना चाहिए, जिसका मकसद कुछ सजाएं नहीं है। हमारे यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा को गलत तौर पर लोगों को समझाया गया है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम है ये प्रवेल करेगा, माशरती जो इन्हतात है वो ख़त्म होगा, जो बैलेंस का दोनों तबकों के दरमियान अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ चुका है, वो इनबैलेंस जो है वो ख़त्म होगा। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान के अंदर गरीब के हकूक़ की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लोगों के साथ टकराने की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई को ख़त्म करने की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो हैं वो आम लोगों को पहुंचाने की बात कर रहा है। तो इट्स क्वाइट नेचुरल। अच्छा, आपने चूंकि महंगाई का जिक्र किया और हम मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं, और बार बार हम ये सुनते हैं, लोग ये कहते भी हैं बहुत से तज्जियाकार कि हल यही है कि पब्लिक का फ्रेश मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन करवाए जाए, और ये जो इलेक्शन आने वाले हैं जुलाई के वस्त में, बाई इलेक्शन 20 हल्कों में, ये कहा जा रहा है कि ये मेक और ब्रेक मोमेंट होंगे पाकिस्तानी सियासत का। लेकिन साथ ही हम सुन रहे हैं कि इसमें बड़ी मैसिव जो है इसमें रिगिंग होगी। रिगिंग किन किन तरीकों से प्लान होती है इस किस्म के हल्कों में, वो जरा क्विकली बता दें। डॉक्टर साहब, अव्वल तो ये देखिए, आप अभी देख लें कराची में रिजल्ट 25% कंपाइल हो चुके हैं टोटल, और अभी तक जो विनर कैंडिडेट है वो शायद 2500 वोट के ऊपर खड़ा हुआ है, और तीनों कैंडिडेट जो हैं वो 2200, 2100 पे खड़े हैं, यानी कि जो विनर होगा वो 10-12 हज़ार वोट लेके जीतेगा, विच विल नॉट इवन बी द 10% ऑफ द टोटल वोट्स। ये लोगों का अदम एतमाद है कि अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं होगा तो लोग वोट नहीं देंगे। दूसरी बात है प्री पोल रिगिंग। प्री पोल रिगिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमेशा दो तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। एक जो हुकूमत वक्त होती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करती है, और उसके साथ साथ इंतजामी उहदों को यूज करती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज से 4 रोज पहले फैसलाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी PP 97 के अंदर मौजूद थे। वो वहां पर लोगों के बहुत बाजारों में जा रहे थे, वो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं। जब चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर हलकों के अंदर जाएगा और जबकि इलेक्शन का शेड्यूल आ गया हो और 1 माह से कम रह गया हो, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हमारे जो ताकत के मराकज हैं, जो हमारे इदारे हैं, वहां की तरफ से एक लाइन टो की जाती है या लाइन दी जाती है। एज पर माई इंफॉर्मेशन इस वक्त जो 20 सीटों पे बाई इलेक्शंस हैं उनको रिग करने के लिए मुस्लिम लीग नून का तो वतीरा है, ये तो जीतते ही अंपायर को अपने साथ मिला के हैं। ये खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे ताकतवर लोग हैं वो भी बहुत सारे लोगों को लोकल सतह पर बुलाकर उन्हें कायल कर रहे हैं, उन्हें थ्रेट कर रहे हैं कि आपने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जितवाना है। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बट आई हैव गॉट द एविडेंसेस ऑफ दैट कि ये किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये ऐसा किया जाएगा
तो जो इस वक्त पाकिस्तान में एक अफरा तफरी की कैफियत है, या जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ इदारों के बारे में बढ़ते जा रहे हैं, ये सिचुएशन मजीद जो है डिफ्यूज होने की बजाय मजीद बढ़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो कि नहीं होंगे। अच्छा, ये मेरे साथ रहें, मुझे शेख साहब की तरफ जाने दीजिए। शेख साहब देखिए, आपका ताल्लुक PMLN से है, आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है, आप सियासी खिलाड़ी हैं, सियासी प्लेयर हैं, समझते हैं। इस मौके पे जहां एक तरफ से आर्गुमेंट है कि इलेक्शन के जरिए आप कॉन्फिडेंस को रिस्टोर कर सकते हैं, अगर मुमकिन होने वाले इंतखाबात के बारे में भी एहतमाद खत्म हो जाएगा तो फिर तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही डीप हो जाएगा। शेख साहब, ये जो अभी से एक तासुर है कि आपकी पार्टी जो है वो बाकायदा किंग्स पार्टी बन चुकी है, वो इन इलेक्शंस को मैसिवली रिग करना चाह रही है, इसका क्या है आपका रद्द-ए-अमल इस पे? मोहित पीरजादा साहब, ये तो सिर्फ अब देखिए ना बातें हैं। किसी पार्टी ने जो इलेक्शन लूज करती है वो पाकिस्तान में ये कहती है कि इलेक्शन रेग हुए हैं। अब बताइए कि सारा इलेक्शन कमीशन, अदालतें, ये तमाम मौजूद हैं, और मैं इस बात पे क्या डिस्कस करूं कि जब इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन में अब नहीं आ सकते, जो इनकी परफॉर्मेंस है वो इंतहाई नाकस थी। और मैं समझता हूं कि आगे अब PTI का पाकिस्तान में गवर्नमेंट में आना मुहाल है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया। लेकिन अब बात ये करते हैं, हबीब साहब अभी कह रहे थे, फ़ारूक हबीब साहब, कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। और भाई क्या एक्सपोर्ट बढ़ी है? 27% एक्सपोर्ट बढ़ी, 65% इंपोर्ट बढ़ गई। और डॉलर जो है वो था 115-16 आपने लिया, 189 पे छोड़ा। ये असद उमर मेरे साथ थे फाइनेंस कमेटी में, तो वो कहते थे इसलिए डॉलर हम बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू कर रहे हैं कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट क्या बढ़ी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है वो तो हाईएस्ट हो गया इस साल, इस डॉलर के बढ़ने के बावजूद। फिर आप देखिए कि असल हमारा पाकिस्तान का मसला कर्जा है, तो ये 20,000 अरब रुपए नया कर्जा लिया 4 सालों में, जो कि ये कहते हैं हमने कर्जा वापस किया। जब सब गलत बातें करके लोगों को, सादा लोग हैं ना, उनको वरगला रहे हैं। ओ भाई, आपने कर्जा वापस तो जरूर किया, लेकिन जो इजाफा हुआ, एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को आपने टिकट दिए हैं वो तहरीके इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, तो जिन लोगों को आपने टिकट दिए हैं पंजाब में, वो तो तहरीके इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुए थे। तो आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो महंगाई का या मिसमैनेजमेंट का नजला है वो, क्योंकि अब हुकूमत आपकी है, उस वक्त 3 महीने 3.5 महीने हो गए होंगे, तो नजला इनके ऊपर गिरेगा जो अप्रैल से चले गए हैं, या नजला आपके ऊपर गिरेगा? ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। देखिए, 2-2.25 महीने हुए हमारी हुकूमत को, 3-3.5 महीने नहीं हुए, लेकिन भारत बड़ा महंगाई नहीं हो जाएंगे ना जब इलेक्शन होंगे इलाके में। लेकिन ये इलेक्शन तो हो रहे हैं, और ये उनके कैंडिडेट थे। अब देखिए कि वो कैंडिडेट उनके साथ रहना नहीं चाहते थे ना, उन्होंने फिजा देख ली थी। 3.5-4 साल में उन्होंने देख लिया था कि हम PTI के साथ रह के नहीं जी सकते। आखिर मुस्लिम लीग का कोई बंदा क्यों नहीं उधर गया? आप सोचिए ना, अगर ये पॉपुलर थे तो मुस्लिम लीग का तो एक भी इलेक्टेड आदमी, हालांकि हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन जाती है ना गवर्नमेंट के पास, 4.25 साल इनके पास थे, इन्होंने इंतहाई कोशिश की, एक भी मुस्लिम लीग का तो नहीं उधर गया। उन्हीं के बदले हुकूमत में कभी आपने सुना कि हुकूमत, फ़ारूक हबीब साहब का इस पे जवाब ले लें। वो मुनारे हो जाए, एक तो बंदा आपने उनका कोई तोड़ा नहीं है, पोजीशन नहीं है, वो समझते हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मलबा आप पे ही गिरेगा फ़ारूक हबीब साहब। और देखें मामला क्या है, मामला ये है, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये अभी इनके वजीर ख़जाना है जो इनकी नज़र में इनकी पार्टी के नज़दीक बहुत ज़्यादा लाइक और फाइक हैं। उनका अपना बिजनेस जो है वो हमारे दौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, उनके प्रॉफिट्स डबल हो गए। मामला ये है कि उन्होंने खुद जब लास्ट टाइम बने थे कुछ अरसा के लिए, जब सागडार मुल्क से भाग गए थे शाहिद खाकान अब्बासी के वज़ीर आज़म के उस वक्त के जहाज़ पे बैठ के, उन्होंने कहा था कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट नून लीग की हुकूमत छोड़ के गई थी। ये इतने समझदार हैं, अभी करंट अकाउंट डेफिसिट की ये बात कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने कहा सागडार ने फिक्टिशियसली डॉलर को रोका रखा था, उसकी कीमत अदा की आपने, 7 अरब डॉलर आपने रिजर्व मार्केट में फेंक दिए थे, और जब मुल्क हमें मिला तो 9 अरब डॉलर के रिजर्व थे। ये कहते हैं इनकी हुकूमत को आए 2 महीने 10 दिन हुए हैं। जिस दिन से अदम एतमाद जमा हुई, उस दिन डॉलर 178 रुपए का था। उसके बाद आप देखें कि स्लिपरी स्लोप है, अदम एतमाद आई, एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हुई, सियासी अदम इस्तेकाम आया जो माशी अदम इस्तेकाम को लीड किया। उसके बाद डॉलर अभी तक 30 रुपया डी वैल्यू हो चुका है। उसके जिम्मेदार ये हैं। यही तो बात है कि अच्छा खासा चलता मुल्क तसलसल को आपने तोड़ दिया। कोविड से हम निकल गए, हमने प्राइस जो हेडविंड्स थी, जो कि प्राइस शॉक्स आ रहे थे, दुनिया में कीमतें बढ़ रही थी, हमने उनको बर्दाश्त किया।
ये जो बात कर रहे हैं इंपोर्ट बिल की, इसमें 10 से 12 अरब डॉलर तो आपकी ये जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है उसका शामिल है, 1.5 अरब डॉलर की उसके अंदर वैक्सीनेशन शामिल है, कर्जे हमने लिए, आपके कर्जे वापस करने के लिए लिए, हमने तो नेट इजाफा बड़ा कम किया, हमारा तो डेट टू जीडीपी रेशो कम हुई है। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि कीमत 140 रुपये होती थी, ये कहते थे हमारे दिल में तकलीफ शुरू हो गई है, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। ओ भाई अब 234 रुपये पेट्रोल हो गया है, 263 रुपये आपका डीजल हो गया है। जिस दिन इनको हुकूमत मिली 15 अप्रैल को समरी भेजी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास समरी आई पेट्रोलियम की कीमतों के इजाफे की, उसमें 24 रुपये हम पेट्रोल पे दे रहे थे सब्सिडी, 40 रुपये डीजल पे दे रहे थे, हम दे रहे थे ना 24 रुपये पेट्रोल पे, 40 रुपये डीजल की। इन्होंने कितनी कीमतें बढ़ा दी हैं? इन्होंने 120 रुपये डीजल पे बढ़ा दिया है, 84 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिया है। चले 24 आप हमारे खाते में डाल दे, 40 डाल दे कि हम सब्सिडी दे रहे थे। ये बाकी जो इजाफा 60 रुपये पेट्रोल में किया आपने, या डीजल में जो आपने 80 रुपये इजाफा कर दिया मजीद उसके अंदर, ये आपकी नालायकी नाहली है। जो फैसले आपने डे 1 से करने थे वो आप नहीं कर सके। माने अपनी गलती को, तस्लीम करें। आज जो हमने टेक्सटाइल की रौनकें बहाल की थी, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 12 अरब डॉलर से आपकी 20 अरब डॉलर पे पहुंच रही थी, उसको ब्रेक लग गई है, पावर लूम्स बंद हो गई हैं, लोगों ने फैक्ट्रियों से ले ऑफ शुरू कर दी है, मजदूर बेरोजगार हो रहा है। फैसलाबाद में ट्रेन मजदूर नहीं मिल रहा था, आज मजदूर नहीं मिल रहा भाई। अभी आपकी पट्टी चल रही है चैनल पे, 1.5 रुपया बिजली का रेट बढ़ गया अभी। अच्छा, अभी ये नेपरा ने नोटिफिकेशन किया है। मुझे बताएं, लोग आज रक्शे नहीं चला रहे अपने? आज लोगों ने नवाबशाह के अंदर रक्षों को आग लगा दी है। लोग शायद लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा रहे, अपना गैस का बिल कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे। आटा 300 रुपए किलो महंगा हो गया, घी 200 रुपए किलो महंगा हो गया। ये महंगाई के तूफान का कुछ सदेबाब करना चाहिए था। डॉक्टर अजीब, प्रोफेशनली स्पीकिंग, अगर फरवरी के आखिर से मार्च के शुरू में, बल्कि फरवरी का आखिर इंपॉर्टेंट है, एक स्पेक्टर ना बन जाता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कि पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती, जो फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू हो गई, तो जिस किस्म का मेल्टडाउन अभी हम देख रहे हैं, क्या ये होना था? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं। 30 अरब की सब्सिडी सही है, बर्दाश्त की जा सकती है। जून में 120 अरब थी, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के फिस्कल रिसोर्सेज जो थे वो इतने नहीं थे। तो ये एब्सोल्युटली डिपेंड करता है कि 30 अरब की सब्सिडी कब थी? मार्च की जो सब्सिडी है पेट्रोलियम प्राइसेस पे, मार्च में जी की जो सब्सिडी थी, जब ये काम शुरू हुआ प्राइसेस को रोकने का, तो वो 30 अरब थी। चूंकि प्राइसिंग चेंजेस फिर मार्च में शुरू हुआ था कि सर फरवरी में हुआ था? नहीं, मार्च में हुआ था। फरवरी के एंड में तकरीबन शुरू हुआ, तो मार्च में पहली सब्सिडी सामने आई। ठीक, और ये अगर वैसे ही रहता तो ये 100, तो चले आई मीन आप कह सकते हैं कि ये बर्दाश्त की जा सकती थी। 2-4 महीने में प्राइसेस जो हैं वो सबसाइड कर जाती हैं, तो आप गुजर जाते। बट जब हम जून में पहुंचे तो ये सब्सिडी 120 अरब पे चली गई थी। सो बाय नो मीन्स ये कंट्री जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन वो तो फिर 15 अप्रैल को उसका रिव्यू था ना सर। हुकूमत तो खत्म हो गई 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ साहब, तो वो तो बाउंड नहीं थे बाय द एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। उन्होंने लेजिस्लेशन भी की है, तो वो 15 को चेंज क्यों नहीं किया उन्होंने? तो यही बात आपने बिल्कुल की ना, जो मैंने शुरू में की, कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप एग्रेसिवली फैसले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मैं फिर बाहर आ करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट देख के फैसला कर देना चाहिए था। अगर ये मे बी कई लोग ये समझें कि 30 अरब भी जनरल सब्सिडी नहीं देनी, उसकी वजह है डॉक्टर मोहित बड़ी क्लियर। वो ये है कि ये 30 अरब में से जो 85% है ना जी, वो टू द रिच जा रही है। बिकॉज मेन पेट्रोल का जो बेनिफिशियरी है वो रिच है, बिकॉज 85% ऑफ द पेट्रोल इज यूज्ड इन बिग कार्स। बट स्टिल मे बी एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है कि आपने की। अब जब आप 15 अप्रैल तक पहुंचे तो ये सब्सिडी जो थी दिखाई दे रही थी कि अप्रैल के माह में 50-60 अरब पे चली गई थी। तो उस वक्त भी, अब वो क्यों नहीं की गई? आई थिंक उस वक्त तो आपको थोड़ा ब्रीदर देना पड़ा था कि एक नई हुकूमत आई थी, दे वर जस्ट गेटिंग देयर फीट ऑन द ग्राउंड एंड दे वर जस्ट थिंकिंग कि क्या करना है। एंड यू नो व्हेन यू कम इनटू द ग्राउंड, मैंने कोई 3-4-5 हुकूमतों की ट्रांजिशन देखी है बीइंग इन द गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली दे आर इनअंडेटेड बाय द एडवाइस दे गेट, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। सो मे बी, बट आई थिंक 1 मई से डिसीजंस जो थे वो बड़ी क्लियर हो गए थे, क्योंकि मई की जो सब्सिडी थी वो हमने ये सुना कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने अप्रैल में ही कह दिया था कि सब्सिडी को बंद करें, लेकिन चूंकि दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर, सुपर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब लंदन में थे और नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि कीमतें ना बढ़ाई जाएं, पॉलिटिकल उसका एक रद्द अमल होगा, इसलिए नहीं कीमत बढ़ी, सब्सिडी खत्म नहीं हुई। ऐसा हो सकता है। जी जी
वो सिर्फ मैं ये पीएमएलएन के कहूंगा कि सोर्सेज ने हमें बताया। एक ब्रेक में ले लूं, हमारे साथ रहे हामिद रजा सारे साथ हैं। ब्रेक के बाद मजीद इसको देखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी के चैलेंजेस को आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूं साहिबजादा हामिद रजा साहब की तरफ। साहिबजादा हामिद रजा साहब, शेख साहब का कैसर अहमद शेख साहब का पीएमएलएन के रहनुमा हैं, उनका इस्तदलाल ये है कि जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर गिरेगा जुलाई के दरमियान में, जब इनकी हुकूमत को 3.5 महीने हो गए होंगे। इस वक्त ग्राउंड पे क्या फीलिंग है, लोग किसको ब्लेम कर रहे हैं मौजूदा क्राइसिस के लिए? पर शेख साहब भाई हैं हमारे, मेरा सवाल ये है कि तरीके इंसाफ पर वो मलबा क्यों गिरेगा? तरीके इंसाफ तो डिलीवर कर रही थी। ये देखिए, मैं आपको एक बार डॉक्टर साहब बता दूं, ये हमारे यहाँ जो जीडीपी बताया जाता है, इन्फ्लेशन रेट बताया जाता है, कभी हमारा ग्रोथ रेट बताया जाता है, मैं एक चीज के ऊपर बहुत क्लियर हूं कि हमारी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। आपने कहा कि सरकारी महकमों का 40% पेट्रोल बंद कर दें मिनिस्टर्स का। कल मैं मैरियट के सामने से जब गुजरा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे। अगर उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है तो उनके साथ 60 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। ऑन द अदर हैंड साइड जब इमरान खान निकलता था वो बेचारा 3 गाड़ियों में निकलता था, अपने घर चला जाता था। ये सादगी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अवाम के पास तो आगे ही कोई चीज नहीं है, उसको आप क्या सादगी बताते हैं कि चाय के 2 कप की बजाय 1 कप पिए। ये सादगी आपने पाकिस्तान की उस एलीट को बतानी है जो सादगी इख्तियार नहीं करना चाहती और जो सादगी नहीं करती। और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं डॉक्टर साहब, आप बाहर निकल के देखें, लोग जोलियां उठा कर इस प्रेजेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बद्दुआएं दे रहे हैं। और लोग, मैंने एक क्लिप देखा डॉक्टर साहब, और आप यकीन करें, बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, मेरी आंखों में रोता रहा हूं वो क्लिप सुनने के बाद। जब एक मजदूर सड़क के किनारे बैठा है अपने औजार सेल करने के लिए, तो उससे जब इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आप, तो वो कहने लगा मैं 3 दिन से अपने घर नहीं गया, इसलिए कि लोगों के पास लेबर ले जाने की कॉस्ट भी नहीं रही। हमारे दिल में खौफे खुदा आना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये इनके टशके, इनके शशके, आप पंजाब के अंदर आगे देखें ये। और जो हमारे मोहतरम भाई इस वक्त सारे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, चलें जी, चंद लोगों को तो एतराज होगा। ये जिस दिन गवर्नमेंट जा रही थी उस दिन तक इनमें से आधे मिनिस्टर्स थे, उस दिन तक इन्हें खान के नकाइश नजर नहीं आ रहे थे और मुस्लिम लीग नून को इनके नकाइश नजर नहीं आ रहे थे। जिस दिन खान ने पंजाब के अंदर, जरा रुके मुझे शेख साहब को भी लेने दीजिए। शेख साहब, कैसर अहमद शेख साहब, ये जो अभी हमें खबर ये भी आ रही है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने 48 लाख रुपए और कुछ हज़ार जो है अपने घर की एक तरह से सब जो है उसकी आरइश के ऊपर खर्च हो गए फाइनेंस मिनिस्टर के। इसमें एक अजीब सी बेहिसी और डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब अरबपति हैं, घर जो है मिनिस्टर इनक्लेव के इतने भी बुरे नहीं हैं, खजाना खाली है, आपकी हुकूमत कह रही है। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि मैं अपनी कमीज फाड़ दूंगा, बेच दूंगा आम आदमी के लिए। अभी ये बता रहे हैं कि 100-150 गाड़ी उनके साथ चलती है। इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं, ये जो बेहिसी है? जी, मैं समझता हूँ, देखिए, हालात तो जिस तरह बता रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मईशत बिल्कुल मखदूश है और आम आदमी के हालात बहुत ख़राब हैं। ये ख़राब क्यों हुए? देखिए, जब ये आए, पीटीआई की हुकूमत आई, तो ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दे रहा हूँ कि 1,25,000 रुपये हर शहरी पाकिस्तान का मकरूज़ था। आज 53,000 अरब रुपए का कर्जा हो गया है, 22 करोड़ की आपकी आबादी है, एग्जैक्टली 2,40,000, यानी 1,25,000 से 2,40,000 का पाकिस्तान का हर शहरी मकरूज़ हो गया। जब कर्जा बढ़ता है, हमारा असल मसला ये ठीक है कि हमारे अखराजात कम होने चाहिए और हमारे वज़रा को, MNAs को ज़्यादा उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कम खर्च हो। हालांकि कोई इतना उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अलाउंसेज नहीं है। मैं बात उस पर कर रहा हूँ कि जब आप 5,600 अरब रुपए का खसारा कर देंगे एक साल में, वो खसारा ही महंगाई कर रहा है ना। क्या महंगाई की वजूहत क्या हैं? एक वजह यह है कि डॉलर का रेट बढ़ गया, 116 पे हमने इनको छोड़ दिया था, इन्होंने 189 पे दिया। दूसरा, कर्जा बढ़ गया, 1,25,000 से 2,40,000 का कर्जा हो गया। तीसरा, आपने डेफिसिट बढ़ा दिया, हमारा तकरीबन 5,600 अरब रुपए का खसारा हो गया, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आप ये बताइए ना कि हमारा रिजर्व तो है नहीं, 9 अरब डॉलर है, इंडिया का रिजर्व 670 अरब डॉलर है, बांग्लादेश का 60-70 अरब डॉलर है। हमने मुसलसल तमाम हुकूमतों ने कर्ज लेने पे, क्योंकि हमारा जो वज़ीर ख़जाना होता है ना, हम सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल में है कि हमारी कौमी असम्बली का प्रेरोगेटिव है कि वो बजट बनाए, उसी का। ये सेनेट का भी कोई मेंबर बजट में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन वज़ीर ख़जाना सब बाहर से आते हैं, उसका काम सिर्फ कर्जे लेना है। दिन रात उनकी कोशिश ये है, कोई भी हो, किसी हुकूमत का भी हो, पिछले 35 साल में सिर्फ 1-1.5 साल कौमी असम्बली से वज़ीर ख़जाना बड़ी
असल मसला पाकिस्तान का क्या है, तमाम तवज्जो कर्जे लेने पे है। सारा फुल टाइम वजीर खजाने का ये काम होता है कि कैसे IMF कर्जा दे दे, कैसे वर्ल्ड बैंक दे दे। ओ भाई, जब कर्जे आप लेते जाओगे तो और ज्यादा सूद पड़ेगा तो और महंगाई होगी। तो हमें जरा इस पे फरूख हबीब साहब का जवाब ले लें, रद्द-ए-अमल ले लें फरूख हबीब साहब का। हमारे फरूख हबीब साहब का रद्द-ए-अमल ले लें। कोशिश जी, इन्होंने कोशिश की नहीं, इन्होंने को बस मैं खत्म करूं भाई, इन्होंने कोशिश ही नहीं की किसी फरूख हबीब साहब के बाहर का पैसा आए। इंडिया में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो फ्री होती है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कर्जा लोगे तो और ज्यादा ये बार ये इल्जाम लगता है फरूख हबीब साहब कि आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का 4.25 बरस में सबसे ज्यादा कर्जा लिया, और जितना इस वक्त कर्जा है उसका गालिबन पता नहीं 70, 75, 80% आपने ले लिया। 1,25,000 जैसे कि शेख साहब ने कहा कि 1,25,000 रुपये हर आदमी मकरूज था, 2,40,000 पे। नहीं, देखिए बुनियादी तौर के ऊपर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 6,000 अरब रुपया कर्ज था। वो 6,000 अरब रुपए से होके 14,000 अरब हो गया। जब इनके दौर में हुकूमत इनको मिली 5 साल में, वो 14,000 से 25,000 अरब हो गए। और उसमें अगर आप डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट देखें तो पीपल्स पार्टी डॉलर छोड़ के गई थी, 90 के ऊपर छोड़ के गई थी। इन्होंने फिक्टिशियसली रोका हुआ था, ये 117 के ऊपर छोड़ के गए। जब मिफ्ता ने आके टेक ओवर किया, सागदार ने तो 105, 107 रुपये के ऊपर रखा हुआ था। उसमें डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट बड़ा कम था। अब हमारे कर्जों के अंदर आपका 50% तो डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। 3,000 अरब रुपया ये साल की मैक्सिमम कर रहे थे, 1700 से 1,800 अरब रुपया सूद की मद में अदा कर रहे थे। हमने पिछले साल 3,000 अरब रुपया अदा किया। क्या वो हमारे लिए कर्जे थे? कितना मैं आपको सिर्फ सादा बात, इन्होंने 50 अरब डॉलर कर्ज लिया नून लीग ने, ठीक है, जिसमें से इन्होंने 22 अरब डॉलर इन्होंने जो है वापस किया, और 28 अरब डॉलर ये नेट इंक्रीज करके गए हैं। हमारे दौर के अंदर जो नेट इंक्रीज है वो है ही 9 से 10 अरब डॉलर है। बाकी तो सारा हमने वापस करने के ऊपर लगा दिया, और डीवैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट है। हमने हमारे दौर के अंदर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि डेट टू GDP रेशो जो है वो कम हुई है ऊपर जाने की बनिस्बत। हमने कोविड फेस किया डॉक्टर साहब, कोविड के अंदर आपने स्टिमुलस दिया, कोविड के दौरान 95 बिलियन डॉलर से चैलेंजेस आ रहे थे। फिर आपको 130 बिलियन, फिर आपको एक और फिगर देता हूं। ऑन द एवरेज दुनिया के जो कर्जे थे उसके अंदर 10 से 13% इजाफा हुआ ड्यूरिंग द कोविड। जब लॉकडाउन हुई है तो हमें कहते थे लॉकडाउन कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें। मुझे बताएं कि शेख साहब की इंडस्ट्री चल सकती थी अगर फैक्ट्रियां बंद कर देते? लोगों को मालकान, कराची में मालकान को पकड़ के जेलों में डाल दिया गया जो इस मुल्क को अरबों रुपया टैक्स देते हैं। ये इनकी अप्रोच, ये पॉलिसी थी कि जो कोविड के आपकी अप्रोच को दुनिया ने अप्रिशिएट किया, स्मार्ट लॉकडाउन की, इमरान खान की, जो इकोनॉमिस्ट का नॉर्मेलिसी इंडेक्स था उसके अंदर आप मुसलसल दूसरे नंबर के ऊपर आए, जहां पर तो हालात बेहतर हो गए। यही वजह है कि आपकी इकोनॉमी ने परफॉर्म किया, आपने लोगों को सरमाया फराहम किया, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर चला, सनतें चली, ज़राअत चली। हमारा फोकस बड़ा क्लियर था, हमने अवाम के लिए दिन रात काम किया। हेल्थ कार्ड लेकर आए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम एहसास लेकर आए। कामयाब पाकिस्तान के तहत हम बॉटम अप अप्रोच के तहत लोगों को डायरेक्ट बिला सूद 5 लाख रुपए कर्ज दे रहे थे। 45 अरब रुपया हमने नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते कर्जे दे दिए। 77 अरब रुपया कम आमदन वाले लोगों को घर बनाने के लिए दिया जा चुका है, 77 अरब रुपया। ऐसे आप इकोनॉमी के हर शोबे को लेके चल रहे थे, हर सेक्टर को परफॉर्म करवा रहे थे। इनकी सिमत ही नहीं ठीक। इसी वजह से तो हम कहते हैं फौरी इंतखाबात करवाएं, कोई एक पार्टी आए, हुकूमत बनाए, उसके बाद अवाम का मैंडेट हो, वो सख्त फैसले भी ले, डिसीजन भी करे, अवाम को डिलीवर भी करे, अवाम को जवाब दे भी हो। यहाँ पे NROs पार्टी सारी इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने मुल्क क्या चलाना है, क्या फैसले लेने हैं? डॉक्टर नजीब, हमें एहसास है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं मईशत के, जिनको सियासतदान जो है उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज ऑफ सियासत आ जाती है। ये जो 35 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेट अंदाजन लिया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4.25 बरस में, इसकी यूटिलाइजेशन क्या हुई है? क्योंकि पहले 95-96 अरब था, अब बढ़ के 130 अरब हो गया था। तो इसका कैसे हुआ, खपत क्या हुई है इसमें, इसका यूज क्या था? डॉक्टर साहब, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपने मुझे 2 मिनट देने हैं सो दैट एक नैरेटिव हम रख सकें कि इस वक्त मुल्क कहाँ खड़ा है और क्या करना है हमें। देखें, जो डेट होता है ना, आखिरी बिल्कुल है। ओके, सो डेट जो होता है वो चाहे वो फिजिकल डेफिसिट को पूरा करता है और एक्सटर्नल अकाउंट के डेफिसिट को पूरा करता है। तो चूंकि पाकिस्तान एक परपेचुअल इन दोनों डेफिसिट्स में है, तो इनको पूरा करने के लिए डेट लिया जाता है। देखें, मैं इन सब हजरात से गुजारिश करूंगा, एंड दे आर ऑल फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो इस वक्त आपके प्रोग्राम से हम ये फिगर रिलीज़ करते हैं,
पाकिस्तान का जो इस वक्त FX रिजर्व्स हेल्ड विद द स्टेट बैंक है वो 5 मिनट पहले स्टेट बैंक ने रिलीज़ किया है, वो 9 अरब डॉलर को भी नीचे तोड़ गया और वो 8.985 बिलियन डॉलर्स है जो एक माह 5 दिन की सिर्फ इंपोर्ट्स को कवर कर रहा है पाकिस्तान की। चाइना से पैसे नहीं आए, UAE से पैसे नहीं आए, KSA से पैसे नहीं आए। थिंग्स आर एक्सट्रीमली सीरियस। योर ओनली वे आउट ऑफ दिस इज़ कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दें एनर्जी की। मैं किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी कंजर्वेशन को इतना ज़्यादा करें कि आप किसी तरह हर माह 2 से 300 मिलियन डॉलर यहाँ पे बचा सकें। अपना सर आपसे फिर हम बात करेंगे, इस पे डिटेल भी मैं बात करूंगा समझने के लिए। जरा साहिबजादा साहब क्विक कमेंट कर। साहिबजादा साहब बिल्कुल वक्त नहीं है, 30 सेकंड है, क्विकली कमेंट कर ले जो आप कहना चाह रहे हैं। सर टू हेल विद दिस कर्जा स्कीम। आप मुझे ये बताएं, मुल्क डूब गया है और हमारी गवर्नमेंट ने फेडरल बजट के अंदर 80 अरब रुपया डेवलपमेंट के लिए रख दिया। किस चीज की डेवलपमेंट यार? लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ये मेरा भाई फरक अभी बैठा है, हम दोनों का ताल्लुक फैसलाबाद से है। मेरी रहाइश जहाँ पर है वो इंडस्ट्रियल एरिया की, वहां पर बिजली आती है। डॉक्टर साहब 16 घंटे की लोड शेडिंग है पिछले एक हफ्ते से, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 16 घंटे लाइट नहीं आ रही, बत्ती नहीं आ रही। आप कहां से अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे? मैं आपको इसका सिंपल हाल बता दूं, यहां पर जो पाकिस्तान की प्रीमियर क्लास है, जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, उनको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट खत्म करना पड़ेगा। हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लोग भूख से मर रहे हैं। इस डेवलपमेंट को खत्म करें। बिजली का क्राइसिस। अच्छा, दूसरा सवाल ये कहता है डॉलर चला गया। ये मैं आखिरी बात करने लगा हूं, फलानी चीज फलानी जगह पर चली गई। जिस दिन खान गया है उस दिन तो जो लोड शेडिंग थी वो एक दिन में 2 घंटे होती थी। जिस दिन ये गवर्नमेंट आई है उस दिन से लोड शेडिंग 16 घंटे पे। जी बिल्कुल, वक्त मेरा खत्म हो गया, वक्त मेरा खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम मसलसल सुन रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर से 20 से 30 हज़ार वर्कर्स जो हैं उनको ले ऑफ किया गया है, किया जा रहा है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।